नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में संविधान सभा के महत्वपूर्ण कथन पढ़कर गए थे। आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की आलोचना, यानी किन किन लोगों ने क्या क्या आलोचना की, वो सब हम देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, संविधान की आलोचना। संविधान की आलोचना। तो ये पहली आलोचना है दोस्तों। पहली आलोचना संविधान सभा के बारे में की गई थी। पहली आलोचना संविधान सभा, ये कहा गया कुछ लोगों के द्वारा संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है। संप्रभु संस्था नहीं। बहुत लोगों ने कहा, तो इसलिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जा सकता। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है। कारण क्या था दोस्तों ऐसा कहने का? कारण मैं साथ साथ में लिख देता हूं। कारण क्या था? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होने के कारण, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव न होने के कारण, न होने के कारण, यानी संविधान सभा को संप्रभु संस्था नहीं माना, यह एक आलोचना है दोस्तों। कुछ लोगों का मानना है ये। अब इसका प्रत्युत्तर दोस्तों, ये एक अच्छा स्टेटमेंट नहीं था। क्यों नहीं था दोस्तों? क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का इस समय तक जैसे भी चुनाव हुआ, तो क्या आप संविधान सभा यानी आजादी से पहले वयस्क मताधिकार जैसे चीज का प्रयोग कर सकते थे? तो प्रयोग ही नहीं किया जा सकता, यानी संविधान सभा में फिर तो सदस्य ही नहीं जो इलेक्ट होते दोस्तों। इसलिए उन्होंने, यानी अंग्रेजों ने जिस प्रकार जितने भी 93 सदस्य आए थे देशी रियासतों से, मुस्लिम लीग को और देशी यानी ब्रिटिश बाहर से चुनाव हुआ, ब्रिटिश बाहर से लिए गए, तो यानी अंग्रेजों या भारतीयों के द्वारा जिस प्रकार भी सदस्य चुने गए, हालांकि मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके बता चुका हूं कि किस प्रकार कैसे कैसे कहाँ निर्वाचन हुआ, कहाँ मनोनीत हुए, तो वो सब यानी हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल में नहीं थी कि हम वयस्क मताधिकार जैसा कुछ कर पाते। इसलिए ये एक स्टेटमेंट ही गलत है दोस्तों, यानी क्योंकि वयस्क मताधिकार हमारे हाथ में उस समय की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम वयस्क मताधिकार जैसा कुछ कर पाते। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों मेरे हिसाब से। दूसरी दोस्तों, दो व्यक्ति हैं। एक तो है विंसेंट चर्चिल। चर्चिल इंग्लैंड के हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं। एक है जॉन साइमन। जॉन साइमन। चर्चिल महोदय ने क्या कहा भारतीय संविधान सभा के बारे में? संविधान सभा को जाति की संस्था कहा। संविधान सभा को जाति की संस्था कहा। विंस्टन चर्चिल महोदय कभी भी भारत को आजाद के रूप में नहीं देखना चाहते थे दोस्तों। एक फैक्ट बता देता हूं। क्यों फैक्ट बता देता हूं? यानी ये मानना हमें स्वीकार रहेगा, क्योंकि विदेशी हमारी एक बात को लेकर आलोचना करते हैं। हम विदेशियों से ये कहते थे कि आपने हमें गुलाम बनाया। सही बात है, उन्होंने अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया, लेकिन अंग्रेज हम पर इस बात पर, यानी अंग्रेज जो भी पर जितने भी लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो लोग ये कहते थे कि आपने भी तो अपने लोगों को गुलाम बना, आपने अछूत बनाकर, यानी अपने ही देश में कुछ लोगों को अछूत बनाकर आप उनका शोषण कर रहे हो, तो आप भी तो उनको गुलाम बना रहे हो। तो हमने आपको गुलाम बना लिया, इसमें आप में और हमारे में क्या फर्क है? उल्टे हम तो अधिकार तो देते हैं, आप तो कुछ भी नहीं दे रहे हो। यानी ये भारत पर दबाव था दोस्तों। विंस्टन चर्चिल महोदय क्या कहते थे? चर्चिल महोदय ने ये कहा कि आप भारतीय लोग कभी भी किसी बात को लेकर एक नहीं, यानी आप तो पूरे के पूरी जाति व्यवस्था में बटे हुए हैं, आप तो किसी बात पर मतभेद है आपके, तो आपको आजादी देने का फायदा ही क्या? आप तो दूसरे दिन लड़ाई कर लेंगे दोस्तों। आज आजादी के 70 साल बाद में भी दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं होती है जो झकझोर देती है। खैर मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विंस्टन चर्चिल महोदय ने एक जाति की संस्था कहा था, यानी कांग्रेस की संस्था कहा दिया। सीधा सीधा सा मतलब यही है दोस्तों।
दूसरी बात, इन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं की सभा, दोस्तों ये प्रश्न पूछ लिया, हिंदुओं की सभा कहा, क्योंकि हिंदू एक जाति के रूप में ये मानते थे दोस्तों। सभा या संस्था एक ही बात है दोस्तों, ध्यान रखना, जॉन साइमन ने भी हिंदुओं की संस्था या सभा कहा था, हिंदुओं की सभा या संस्था। अब दोस्तों एग्जाम में अगर दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो विंस्टन चर्चिल आप करके आना, दोनों अलग अलग आते हैं तो आप किसी का भी कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, यानी मैं ये नहीं कह सकता विंस्टन चर्चिल सही है या जॉन साइमन, दोनों ही सही है दोस्तों, दोनों ने ही कह रखा है। आप राज्यसभा की साइट पर संविधान सभा की बहस को देख सकते हैं, दोनों के नाम है। हिंदुओं की सभा या संस्था कहा, इन्होंने भी हिंदुओं की संस्था या सभा कहा, लेकिन इन्होंने इस लाइन में फर्क आ जाना दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, इन्होंने सभा कहा था, संस्था नहीं कहा था, बस ये ध्यान रख लेना। हिंदुओं की संस्था आ जाए ना तो आप किसका उत्तर ज्यादा परफेक्ट रहेगा, तो विंस्टन चर्चिल का दे, यानी सभा का मतलब इस संस्था होता है, वो इस प्रकार मैंने लिख दिया, जबकि आप साइट पर देखोगे तो वहां सभा ही लिखा हुआ है, तो इसलिए सभा या संस्था में इतना अंतर जरूर देख लेना दोस्तों। यानी विंस्टन चर्चिल महोदय संविधान सभा को जाति की संस्था कह रहे हैं, हिंदुओं की सभा कह रहे हैं या संस्था कह रहे हैं। जॉन साइमन ने भी क्या कहा, हिंदुओं की सभा या संस्था। नेक्स्ट दोस्तों, अमेरिकन इतिहासकार हुए ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, पहली बात तो ये एक अमेरिकन इतिहासकार है, अमेरिकन इतिहासकार। इनकी दो पुस्तकें हैं दोस्तों, पहली पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, राष्ट्र की आधारशिला। दूसरी है वर्किंग ऑन डेमोक्रेसी, वर्किंग ऑन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनकी दो पुस्तकें हैं दोस्तों। यानी एक तो पहली बात तो इनकी पुस्तकों के नाम याद रखने हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय है, अमेरिकन इतिहासकार है, पहली पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, दूसरी पुस्तक है वर्किंग ऑन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों इन्होंने अपने इस किताब में, यानी पहली किताब में, संविधान सभा को कांग्रेस, संविधान सभा को कांग्रेस तथा कांग्रेस को भारत की संज्ञा दी, तथा कांग्रेस को भारत की संज्ञा दी। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है दोस्तों, और हाल फिलहाल में इनका निधन भी हो चुका है, लेकिन वो सब आप ध्यान नहीं, करंट अफेयर्स में ध्यान रखो तो रख लेना दोस्तों। बाकी पॉलिटी में आपका इतना ही, इंडियन पॉलिटी में इतना ही योगदान दोस्तों। ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान की सबसे शुद्ध, अगर भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा अच्छा अध्ययन किया तो इन्होंने किया दोस्तों। ग्रेनविल ऑस्टिन अमेरिकन इतिहासकार, इनकी दो पुस्तकें हैं दोस्तों। इस पुस्तक में संविधान सभा को कांग्रेस तथा कांग्रेस को भारत की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान को बहुत लोगों ने कहा है दोस्तों, भारतीय संविधान को कट कॉपी पेस्ट
कट कॉपी पेस्ट, यानी भारतीय संविधान तो कट कॉपी पेस्ट है, ऐसा बहुत लोगों ने कहा दोस्तों। कट कॉपी पेस्ट का मतलब एक चीज है, यानी कंप्यूटर में, कंप्यूटर की शब्दावली आप समझ सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट है, बहुत लोगों ने कहा। इस बात का जवाब, इस बात का प्रत्युत्तर देते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों ऐसे ही भारतीय संविधान को मैं श्रेष्ठ नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात से पहले ही परिचित थे कि ये बहुत सारे लोग इसको कट कॉपी पेस्ट कहेंगे। कट कॉपी पेस्ट जैसे ही ये बात कही जाती है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका प्रत्युत्तर यानी रिप्लाई देते हुए ये बात कही थी कि किसी भी देश से संविधान के अच्छे प्रावधान लेना कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। पहली बात तो ये नोट कर लेना, किसी भी देश से संविधान के अच्छे प्रावधान लेना कोई साहित्यिक चोरी नहीं है, साहित्यिक चोरी नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यही नहीं थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि आधुनिक भारत में आधुनिक विश्व में सबसे पहला देश का संविधान का निर्माण हुआ अमेरिका ने। तो क्या अमेरिका ने किसी देश से, यानी किसी देश के संविधान से कोई अच्छे प्रावधान नहीं लिए? यानी कौन ऐसा है, कौन दुनिया में ऐसा कौन सा संविधान है, कौन सा देश है जिसने किसी से सीखा नहीं? तो सीखने का मतलब तो कट कॉपी पेस्ट ही हो गया, तो हमने भी कट कॉपी पेस्ट ही कर लिया। तो यानी ये आलोचना ही गलत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि यह तर्क संगत ही नहीं है। कट कॉपी पेस्ट का मतलब, अब दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं कहीं ना कहीं से पढ़ाऊं, किसी न किसी टीचर से पढ़ाऊं, अब किसी न किसी टीचर के ये शब्द भी हो सकते हैं, यानी किसी किताब में तो ये लिखा ही है कट कॉपी पेस्ट की ये संज्ञा है दोस्तों, तो क्या फिर मैं तो कॉपी कर रहा हूँ, कट कॉपी पेस्ट हो जाए? तो किसी चीज से, यानी किसी से भी सीखना कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं होता। ये आपका, यानी आप अगर मेरे से सीख रहे हैं तो इसका मतलब दोस्तों आप में वो गुण है, सीखने का गुण है दोस्तों। अब नकल होता है दोस्तों, मिमिक्री करते नहीं है कि दोस्तों, बहुत लोग मिमिक्री करते हैं। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी साहब की मिमिक्री करते हैं, तो मिमिक्री करने का मतलब वो कट कॉपी पेस्ट नहीं दोस्तों, वो एक आर्ट है, उनकी एक कला है। तो भारतीय संविधान के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जवाब देते हुए कहा था, किसी भी देश के संविधान से अच्छे प्रावधान लेना कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, हमने बात की थी 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर के दिन संविधान सभा को पहला अध्यक्ष मिला था। हालांकि वो एक स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष का फ्रैंक जे एंथोनी। अस्थायी अध्यक्ष ने एक व्यक्ति का नाम किया था कि मैं वृद्ध हो चुका हूं और मुझे कार्य करने के लिए मुझे एक सहायक की जरूरत है, एक उपाध्यक्ष की जरूरत है। फ्रैंक जे एंथोनी यानी पहले उपाध्यक्ष बने थे, ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया। फ्रैंक जे एंथोनी महोदय ने कहा था, देखिए दोस्तों, फ्रैंक जे एंथोनी महोदय का स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपका भी मन हर्षोल्लास हो जाएगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि वास्तव में भारतीय संविधान बहुत खूबसूरत है। फ्रैंक जे एंथोनी ने यह कहा था कि कई अवसर थे जब मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से सहमत नहीं था, यानी उनकी कोई बात से सहमत नहीं था। आप भी मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पहले पूरा स्टेटमेंट सुनना। ऐसे कई अवसर थे जब मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों से सहमत नहीं था, किंतु मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर न केवल सैद्धांतिक बातों पर ही नहीं बल्कि अनेक दूसरी बातों पर भी अपना अधिकार रखते हैं तथा वे अपना तर्क स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कितनी सुंदर टिप्पणी कर रहे हैं फ्रैंक जे एंथोनी। यानी मैं ऐसे कई अवसर थे जब मैं उनके विचारों से सहमत नहीं था, लेकिन यह देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी बात अनेक मुद्दों पर अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा दोस्तों। फ्रैंक जे एंथोनी ने कहा था, ऐसे कई अवसर थे जब मैं डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से असहमत था या विचारों से सहमत नहीं था।
नहीं था। किंतु मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता हुई कि डॉक्टर अंबेडकर ना केवल सैद्धांतिक बातों पर ही नहीं बल्कि अनेक दूसरी बातों पर भी अपना अधिकार रखते हैं तथा अपनी बातों तथा अपना तर्क स्पष्ट शब्दों में रखते हैं। ये कहा था फ्रैंक जे एंथोनी महोदय ने दोस्तों। तो मैंने पूरा स्टेटमेंट बता दिया दोस्तों। आलोचना यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आलोचना करते हुए भी इन्होंने बहुत ऐसा कुछ कह दिया कि ऐसे कई अवसर थे जब मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों से सहमत नहीं था, किंतु मुझे यह देखकर यह बहुत प्रसन्नता हुई कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि अनेक बातों पर, कोई भी दूसरी बात पर अपना अनेक बातों पर भी अपना अधिकार रखते हैं तथा अपना तर्क स्पष्ट शब्दों में रखते हैं। दोस्तों ये बात किसने कही? तो दोस्तों फ्रैंक जे एंथोनी महोदय ने की थी। महावीर त्यागी दोस्तों, नेक्स्ट है महावीर त्यागी। दो व्यक्ति हैं दोस्तों, पहले है महावीर त्यागी। महावीर त्यागी ने संविधान एक साकार चित्र है। डॉक्टर अंबेडकर इसके मुख्य कलाकार हैं। डॉक्टर अंबेडकर इसके मुख्य कलाकार हैं दोस्तों। ये कौन कह रहे हैं? महावीर त्यागी कह रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है तजमुल। तजमुल महोदय कहते हैं इस संविधान को बनाने का श्रेय हमारे विधि मंत्री को है। इस संविधान को बनाने का श्रेय हमारे विधि मंत्री को है। विधि मंत्री यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे दोस्तों। वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। संसार की समस्त बातों को वो जानते हैं। संसार के सब संविधानों और विधियों की बात, संसार के समस्त संविधानों, ऐसे ही दोस्तों आइवर जेनिक्स ने नाम नहीं सुझाया था। संविधान के समस्त संविधानों और विधियों की हर बात को वे जानते हैं और वे क्या नहीं जानते। लास्ट में ये भी कहते हैं और वे क्या नहीं जानते, यानी ऐसी कोई बात ही नहीं है जो वो जानते नहीं, क्या नहीं जानते। ये बात किसने कही? ये तजमुल महोदय ने कही थी दोस्तों। महावीर त्यागी ने कही कि संविधान एक साकार चित्र है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके मुख्य कलाकार हैं। जबकि तजमुल महोदय कहते हैं कि हमारे इस संविधान को बनाने का श्रेय हमारे विधि मंत्री को यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान समस्त यानी विश्व के सभी संविधानों को जानते हैं, समस्त संविधानों समस्त विधियों को जानते हैं, और वे क्या नहीं जानते हैं, यानी ऐसी कोई बात नहीं कि वो जानते ना हो। ये टिप्पणी कौन कर रहे हैं? तजमोल महोदय कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां तक यानी ये वो टिप्पणियां थी दोस्तों जो आज तक एग्जाम में पूछी गई या पूछी जा सकती है दोस्तों। कुछ और टिप्पणियां दोस्तों वो कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी दोस्तों, हालांकि मैं लिख देता हूं, बहुत लोगों ने कही है दोस्तों, इसलिए किसी व्यक्ति का नाम नहीं निकाला सकता। नेक्स्ट टिप्पणी है दोस्तों, कट कॉपी पेस्ट तो मैंने बता दिया दोस्तों। 1935 के एक्ट की प्रतिलिपि, 1935 के एक्ट की प्रतिलिपि, ये गई थी दोस्तों। दोस्तों ये बात मेरे हिसाब से देखें तो ये बात भी गलत है दोस्तों। यानी हमने बहुत सारी चीजें अंग्रेजों से भी सीखी दोस्तों। अंग्रेज ऐसे यानी अंग्रेजों को यानी विदेश अंग्रेजों को नकारा नहीं जा सकता दोस्तों। अंग्रेजों ने बहुत अच्छी चीजें हमें दी है। क्या दिए दोस्तों? आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे संस्कार थे जो आज भी एक कुप्रथा के रूप में है दोस्तों, लेकिन अंग्रेजों ने उन पर रोक लगाई। यानी समानता की बातें, इक्वलिटी की बातें तो वही करके गए थे, हम तो नहीं कर रहे थे दोस्तों। अभी मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोपण भी करते हैं। यानी 1935 के एक्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनकी देन थी, लेकिन वो चीजें वास्तव में अच्छी थी दोस्तों। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, भारत में वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहते हैं दोस्तों भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी ना, संविधान सभा की बैठक में जब जो उस समय ये ICS अधिकारी बोला जाता था दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विस, संविधान सभा की। अब आप दोस्तों गौर करना, यानी जितने भी स्वतंत्रता संविधान सभा में स्वतंत्रता सेनानी भी आए हुए थे, स्वतंत्रता सेनानियों का सीधा टकराव किससे होता था? तो कलेक्टर से होता था। कलेक्टर के पास में पूरा लॉ एंड ऑर्डर था दोस्तों। यानी 1872 में आया था हेस्टिंग के काल में, उसके बाद में कर वो सब बातें कलेक्टर जिला प्रशासन पढ़ते हैं तब आती है दोस्तों। मैं बता रहा हूं, यानी सीधा टकराव किससे होता था? तो सीधा कलेक्टर से होता। अब कलेक्टर के पास में पूरा लॉ एंड ऑर्डर था, यानी धारा 144 अशांति के आरोप में गिरफ्तार करवाया, लठ भी बरसाता था ये कलेक्टर। तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी ना ये कलेक्टर से बहुत चिढ़ते थे दोस्तों। माई बाप कहा जाता है कलेक्टर को। ये तो 73वां 74वां संविधान संशोधन हो, उसके बाद में कलेक्टर की कुछ अंकुश हुए, अदरवाइज कलेक्टर के पास में बहुत पावर होती है दोस्तों। अब दोस्तों संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे ना, वो ये नहीं चाहते थे कि भारत में ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस जैसी पोस्टें हो। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा में अड़ गए थे कि आप ये गौर कीजिए कि जिस प्रकार ये सत्ता का यानी शासन का संचालन कर रहे थे आजाद भारत में, यानी एकीकरण को करने में सबसे ज्यादा श्रेय ना अखिल भारतीय सेवाओं को जाता है दोस्तों। कलेक्टर को हर चीज की बारीकी पता होती है। हमारे गांव की समस्या क्या है तो ये कलेक्टर को जानता है दोस्तों। क्या मंत्री जानता है? क्या नहीं जानता दोस्तों। यानी देश का मंत्री कैसे जानेगा, उसको तो टाइम ही नहीं है दोस्तों। लेकिन कलेक्टर को हर चीज हर व्यक्ति के बारे में पता होता है दोस्तों। क्यों पता होता है? क्योंकि वो यहाँ का है, हमारी जिले के ऊपर उसकी निगरानी है दोस्तों, उसके पास में यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है। तब उन्होंने कल्पना की थी कि आप कल्पना करके देखिए कि ऐसे स्वतंत्र भारत में, यानी जिस प्रकार स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के लिए सत्ता का संचालन कौन कर रहे थे? अच्छी तरीके से कलेक्टर कर रहे थे। स्वतंत्र भारत में ये हमारे लिए सत्ता का संचालन करेंगे तो उसमें कितनी खूबसूरत भूमिका रहेगी। तो क्या आप बताइए, IAS अधिकारी यानी जो इंग्लैंड वालों की देन थी, तो क्या गलत पोस्ट थी? तो वो हमें प्रावधान कुछ चीजें लेनी पड़ी दोस्तों। बहुत सारी चीजें ली, बहुत सारी हमने नहीं भी ली, अच्छी नहीं लगी तो वो नहीं ली दोस्तों। तो ये आलोचना करना ठीक नहीं था। कुछ लोगों ने कहा 1900, हालांकि ये शब्दों का फर्क है और कुछ नहीं, 1935 के एक्ट की रिपब्लिका यानी डुप्लीकेट ही कह दिया सीधा। एक तो प्रतिलिपि, एक डुप्लीकेट। रिपब्लिका मतलब होता है डुप्लीकेट दोस्तों। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि अन भारतीय दोस्तों, अन इंडियन कह दिया भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को अन इंडियन का मतलब अभारतीय कर दिया। तो ये प्रश्न दोस्तों कभी संभावित परीक्षा में नहीं पूछे जाते दोस्तों। बस ये प्रश्न ध्यान रख लेना कि भारतीय संविधान में, यानी संविधान स्रोत पढ़े थे, संविधान स्रोत में अगर प्रश्न ये आ जाए ना कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा स्रोत हमने यानी 60% प्रावधान यहीं से लिए दोस्तों। यानी अगर ऑप्शन में आ जाए कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा स्रोत कहां से लिए,
और ऑप्शन में दोनों आ जाए, इंग्लैंड और ब्रिटिश शासन अधिनियम 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935, तो उत्तर आना चाहिए 1935, यानी पूरे सबसे ज्यादा स्रोत यहीं से कॉपी। हालांकि इंग्लैंड से भी लिए हमने, बहुत सारे अच्छे प्रावधान इंग्लैंड से, यानी भारत शासन इंग्लैंड भारत 1935 लगाया किसने, इंग्लैंड वालों ने लगाया था दोस्तों, लेकिन उत्तर यही आना चाहिए दोस्तों। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण आलोचनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।